लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी चाइना की तरफ से अपनी मिलिटिया फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी 3 नहीं बल्कि 30 स्ट्रेटेजिक हाइट पर कब्जा कर लिया गया है। रशिया के साथ होने वाली AK-203 राइफल की डील आज फाइनल हो चुकी है और साथ ही रशिया ने वादा किया कि वो अभी पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करने वाले हैं। जर्मनी की तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन को लेके कुछ नए प्लान तैयार किए गए हैं, जिसमें भारत के साथ जर्मनी कुछ खास डील को साइन कर सकता है। और ये चाइना के लिए बुरी खबर होने वाली है, क्योंकि अभी इंडो पैसिफिक में जर्मनी भी शामिल हो सकता है। अनस विक्रांत से चोरी करने वाले चोरों को हिरासत में लेने के बाद NIA इनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों करना चाहता है, और अंत में क्या सच में आज ताइवान की तरफ से चाइना की Su-35 को मार गिराया गया था। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट चाइना को लेके है। आज सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये खबर छाई हुई थी कि चाइना की एक Su-35 को अभी ताइवान की तरफ से मार गिराया गया है। ये खबर सबसे पहले ट्विटर में आना शुरू हुआ था और उसके बाद इसको शायद सबसे पहले TV9 की तरफ से दिखाना शुरू किया गया था, लेकिन फिर भी इस बात को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं था कि चाइना की Su-35 के क्रैश होने के पीछे असली कारण क्या था। अब सबसे पहले सोशल मीडिया में चल रही इस खबर को लेकर बीजिंग की तरफ से ऑफिशियली क्लैरिफाई किया गया कि ये सब झूठी खबर है। लेकिन हम यहाँ पर चाइना की बात क्यों मानेंगे, क्योंकि चाइना पिछले कुछ दिनों से कई बार झूठ बोलता आ रहा है और जो वीडियो हमने सोशल मीडिया में देखे हैं वो बिल्कुल सही थे और ऑथेंटिक थे, जो ये साबित करता है कि चाइना का एक एयरक्राफ्ट जरूर क्रैश हुआ है। लेकिन यहाँ पर ताइवान का हाथ इसमें है या नहीं, इस बात को लेकर थोड़ा संदेह है। हो सकता है ये कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से होगा या फिर इसके पीछे कोई और कारण होगा। लेकिन ये जो खबर बताई जा रही थी कि ताइवान ने यूनाइटेड स्टेट की पैट्रियट सिस्टम की मदद से चाइना की Su-35 को मार गिराया था, ये फेक था, क्योंकि अभी ताइवान की तरफ से भी ये बताया जा चुका है कि चाइना की Su-35 के गिरने के पीछे उनका कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि पहले कई बार चाइना की तरफ से ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ किया गया है और ताइवान की तरफ से कई बार उनको वार्निंग भी दिया गया है, लेकिन अभी ताइवान की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि अभी जो चाइना का Su-35 गिरा है उसके पीछे ताइवान का हाथ नहीं है। लेकिन अभी फिर भी ताइवान की मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि चाइना जबरदस्ती अभी ताइवान को चाइना में मिलाना चाहता है और इसी वजह से साउथ चाइना सी में काफी हंगामा भी चल रहा है और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी ताइवान को अभी फुल सपोर्ट किया जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है। कल तक ये खबर सामने आई थी कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ब्लैक टॉप और हेलमेट जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट के ऊपर अपना पैर जमा लिया गया है। लेकिन आज सुनने को मिला है कि सिर्फ इन 2-3 नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी ऐसे 30 स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया गया है। ये सब लोकेशन पहले खाली होते थे या फिर इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट किया जाता था, और जब चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था तब भी यहाँ पर इंडियन आर्मी इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद नहीं थी। लेकिन अभी जब 29 और 30 तारीख को चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की कोशिश की गई थी और ग्रे जोन में अभी टैंक्स और इन्फेंट्री यूनिट्स को बिल्डअप करना शुरू किया गया है, उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से ब्लैक टॉप, हनान, गुरुंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल जैसे 30 से 31 स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर अपना पकड़ मजबूत कर लिया गया है और कई जगहों में इंडियन आर्मी को रीइंफोर्समेंट भी मिल चुकी है। ईस्टर्न लद्दाख में भी भारत और चाइना के बीच लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। उनमें से 350 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पांगोंग लेक के साउथ साइड में है, जहां पर अभी इंडियन आर्मी की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है और यहां पर अभी इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 3 ब्रिगेड ट्रूप को डिप्लॉय किया गया है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ फिंगर 4 की बात करें तो यहाँ पर भी इंडियन आर्मी की पोजीशन अभी काफी मजबूत है, लेकिन अभी भी चाइना की तरफ से फिंगर 4 से लेकर 8 तक डोमिनेट किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 किलोमीटर का एरिया है। अगला अपडेट भी चाइना की तरफ से है। पिछले एक हफ्तों के अंदर इंडियन आर्मी की तरफ से कड़ी रेजिस्टेंस मिलने के बाद, मतलब गोलगप्पे खाने के बाद, चाइना की तरफ से अभी एक दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाने का फैसला किया गया है। इसीलिए अभी चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी मिलिटिया स्क्वाड को डिप्लॉय किया गया है और ऐसे करीब 5 स्क्वाड को अभी चाइना की तरफ से डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। यह मिलिटिया स्क्वाड चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की एक पार्ट है, जिसको रिजर्व में रखा जाता है और इनको जंग जैसे हालात में पीपल लिबरेशन आर्मी को मदद करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है।
चाइना की यूनिट अपने आप में ही इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को कर सकती है और इसमें एकदम से खिचड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें जो सोल्जर्स होते हैं या फिर यूं कहें कि मिलिटिया होते हैं, इनमें से कुछ माउंटेनर होते हैं, कुछ लोकल फाइट क्लब के मेंबर होते हैं, कुछ बॉक्सर्स होते हैं और कुछ लोकल लोग होते हैं। अभी ये बात सामने आई है कि इनको अभी चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में घुसपैठ कराने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। और जब 29 और 30 तारीख को पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से स्टेटस को बदलने की कोशिश की गई थी, तब भी वो लोग इन्हीं के साहस में ये सब करने की कोशिश कर रहे थे। और अभी हो सकता है कि वो कहीं और घुसपैठ करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन घुसपैठ जरूर करने वाले हैं। अगला अपडेट AK-203 असॉल्ट राइफल को लेके। कल मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के रशिया विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच AK-203 असॉल्ट राइफल की डील को फाइनल किया जा सकता है। अब इसी को लेकर एक रिपोर्ट आया जिसमें बताया गया कि भारत और रशिया के बीच अभी ये डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी इस डील में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलने वाली है। जैसे कि पहले ये बताया गया था कि इसमें अभी 6 लाख AK-203 राइफल खरीदे जाएंगे, जिनमें से पहले 20,000 राइफल को रशिया से डायरेक्टली इंपोर्ट किया जाएगा और बाकी भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन अभी रशियन मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अभी जो डील फाइनल हुआ है उसके अंदर 7,70,000 AK-203 राइफल खरीदे जाएंगे, जो कि हमारी इंसास राइफल को आगे चल के रिप्लेस करने वाले हैं। और इन 7,70,000 राइफल में से पहले 1 लाख राइफल्स को रशिया की तरफ से डायरेक्टली सप्लाई किया जाएगा। हालांकि ये रिपोर्ट अभी रशियन मीडिया की तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी भारत की तरफ से इसको लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। हो सकता है कल तक इसको लेके कोई अपडेट आ सकती है। इसी बीच जब राजनाथ सिंह जी और उनके रशियन काउंटर पार्ट के बीच इस डील को लेकर बातचीत किया जा रहा था, उसी दौरान रशिया की तरफ से भारत को यह एश्योरेंस दिया गया है कि वो अभी पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई नहीं करने वाले हैं और वो भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सपोर्ट करने वाले हैं, साथ ही भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम को भी सपोर्ट करने वाले हैं। और आज से भारत और रशिया के नेवी के बीच इंदिरा नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया जा चुका है, जो कि 2 दिनों तक कंडक्ट किया जाएगा और इसे अभी मलाक्का स्ट्रेट के काफी करीब कंडक्ट किया जा रहा है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में एक दिन पहले मैंने आपको काफी डिटेल में बताया था। अगला अपडेट क्वाड को लेके है। अब सबको ये बात याद होगा, 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए नाटो की तरह एक संगठन को तैयार करने की जरूरत है और ऐसी एक फोर्स मौजूद ना होने की वजह से चाइना अभी साउथ चाइना सी में सबको धमकाने की कोशिश कर रहा है और इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से सबसे ज्यादा फोकस क्वाड के ऊपर किया जा रहा है और क्वाड को अभी यूनाइटेड स्टेट नाटो स्टैंडर्ड की संगठन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया जिसमें यह बताया गया कि क्वाड की नेक्स्ट मीटिंग भारत में ही होने वाली है, जिसे न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में 2 दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट की तरफ से हिंट दिया गया था कि क्वाड की नेक्स्ट मीटिंग को भारत में ही आयोजित किया जाएगा। अभी इसके लिए जरूरी टाइमलाइन को तैयार किया जा रहा है। इसको कब आयोजित किया जाएगा ये तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन भारत का कहना है कि हमारी पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद हम इसको आयोजित कर पाएंगे। अगला अपडेट जर्मनी को लेके है। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट को उनकी ताइवान विजिट को लेकर धमकियां दी गई थी। अब इसके बाद चेक रिपब्लिक की तरफ से चाइना की जो आरती उतारी गई थी वो तो अलग ही लेवल का था, लेकिन इस बात को लेकर अभी जर्मनी की तरफ से भी चाइना को माफी मांगने के लिए कहा गया है। आज जर्मनी की तरफ से कुछ और अपडेट सामने आई है जहां पर यह बताया गया है कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एक नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को इशू किया गया है, जिसमें इनडायरेक्टली चाइनीज एग्रेशन के बारे में जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें भारत के साथ मल्टी स्पेक्ट्रल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी एस्टेब्लिश करने के बारे में भी प्रोविजन रखा गया है। इसमें अभी तक भारत को कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन जब इसको लागू किया जाएगा तो जर्मनी भारत के साथ इसके बारे में बातचीत कर सकता है और अभी वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी यूनाइटेड स्टेट, जापान और भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं। जर्मनी की तरफ से कहा गया कि पूरे दुनिया भर में जो ट्रेड किया जाता है उसका 90% के आसपास सी रूट के जरिए किया जाता है और ऐसे में इंटरनेशनल सी रूट्स को सेफ रखना और पीस को मेंटेन करना काफी जरूरी है। और इंडो पैसिफिक रीजन को लेके भारत का जो नजरिया है जर्मनी उसके साथ सहमति रखता है। वहीं पर साउथ चाइना सी में चाइना की तरफ से बनाए जा रहे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को लेके और छोटे छोटे देशों के ऊपर किए जा रहे क्लेम को लेके भी जर्मनी की तरफ से सीधी तौर पर कड़ी निंदा किया गया है। जर्मनी की बात करें तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि जर्मनी एकदम से चाइना के खिलाफ हो जाएगा और अभी तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के नाते जर्मनी का इंडो पैसिफिक रीजन में शामिल होना चाइना के लिए सरदर्द बनने के साथ साथ भारत के लिए डिसिप्लिन बनने वाला है।
अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके है। आप सबको पता होगा पिछले साल INS विक्रांत से कुछ हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर वगैरह चोरी हो गए थे और NIA की तरफ से इस पर लगभग पिछले 1 सालों से छानबीन किया जा रहा था। और अभी कुछ दिन पहले ही NIA की तरफ से चोरी से जुड़े हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इनमें से एक बिहार का था जिसका नाम सुमित कुमार और दूसरा का नाम दयाराम है जो कि राजस्थान का था। ये दोनों ही INS विक्रांत में पेंट वगैरह करने के लिए वहां पे गए थे, यानी कि पेंट वर्क को करने के लिए इनको वहां पे काम पे रखा गया था। लेकिन इसी दौरान इन्होंने INS विक्रांत के कुछ कंप्यूटर्स को डिसमेंटल करके उसके रैम, SSD और प्रोसेसर चुरा के वहां से चले गए थे और इनको बाद में इंटरनेट के जरिए बेच दिया था। लेकिन अभी अच्छी खबर है कि इनको पकड़ने के बाद इंटरनेट में जिनको ये सामान बेचा गया था उनसे इसको दोबारा हासिल कर लिया गया है। जब इनसे शुरुआत में पूछा गया था तो इन्होंने बताया था कि उन्होंने बस इसको पैसे के लिए किया था और उनको लगा था कि शिप में लगा तो अगर इनको वो बाहर लेके बेचते हैं तो उनको अच्छी खासी प्राइस मिल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने ये सब किया था। अभी इन पर IPC 121 और 121A के चार्जेस लगाए गए थे, जिसमें देश के खिलाफ जंग छेड़ना या जंग जैसे माहौल क्रिएट करना या फिर जंग जैसे माहौल क्रिएट करने वाले कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना या फिर देश के साथ गद्दारी करने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अंदर इनको मौत की सजा दी जा सकती है या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इसी वजह से इनका चोरी करने के पीछे असली मकसद क्या था ये जानने के लिए अभी इनका पॉलीग्राफ टेस्ट को भी किया गया था, क्योंकि अगर इन्होंने INS विक्रांत से चोरी किए गए आइटम्स की डाटा को दुश्मन को देने के इरादे से ये सब किया होगा तो ये ज्यादा गड़बड़ वाली बात है। लेकिन अभी इन पॉलीग्राफ टेस्ट को करने के बाद NIA का कहना है कि ये लोग सच बोल रहे थे और इनको लगा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जो सिस्टम लगे हैं इनके पार्ट्स काफी महंगे होंगे और अगर इनको वो बाहर लेके बेचते तो उनको बहुत सारा पैसा मिल सकता है। और इन लोगों ने जो 10 रैम, 5 प्रोसेसर और 5 SSD चुराए थे, इनमें से एक पार्ट को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए में बेचा था। तो NIA का कहना है कि इनके इरादे देश के साथ गद्दारी करना तो नहीं था। इस बात को साबित करने के लिए भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और इसी वजह से अभी इन पर ये चार्जेस लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे इसको लेके अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर IT एक्ट के अंदर इनके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं। दूसरी तरफ NIA का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी लगभग फाइनल स्टेज में आ चुकी है और वो जल्दी इसकी रिपोर्ट को देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।